नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं रोहित कुमार आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले चौतरफा घिर गए हैं तेजस्वी यादव। अपने घर से लेकर के पार्टी और गठबंधन से लेकर के विपक्ष की तरफ से जो कांटों का तार उनके चारों तरफ बिछाया गया है, उससे निकल पाना तेजस्वी के लिए फिलहाल मुश्किल लग रहा है। तमाम, चाहे वो साथ वाले हों या खिलाफ वाले, सभी तेजस्वी यादव को एक तरीके से कहें कि कस रहे हैं या कहें कि जो है उन पर जो उनको जो बांधने की जो कोशिश है वो हो रही है। बिहार में चुनाव से पहले पहली बार ऐसा होगा जब लालू के लाल कुछ इस तरीके से बेबस हैं कि उनकी बेबसी दिखेगी भी नहीं, और बेबसी इतनी है कि वो किसी से कह भी नहीं पाएंगे। हुआ क्या क्या है विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले चार तरफ से घिरे कैसे हैं इस पर आज इस वीडियो में उसका पूरा विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव दूसरी बार जो है बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ने को तैयार है। कई दौर की बैठक हो चुकी है, राहुल गांधी से लेकर तमाम लोगों से मिल चुके हैं। कुछ घंटे पहले ही राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते नजर आए। घोषणा पत्र जारी हुआ, आरक्षण का नया कार्ड खेल दिया बिहार को लेकर के, लेकिन सब कुछ हुआ, तेजस्वी यादव वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा बताए नहीं गए। यानी कि कंफ्यूजन रखा गया है तेजस्वी यादव को लेकर के। लगातार कांग्रेस जो बड़ी पार्टी है गठबंधन के अंदर में, वो ये कह रही है कि जनता तय करेगी कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसके पीछे की रणनीति क्या है, इस वीडियो में उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। परिवार में जो जो चीजें चल रही हैं वो सबको मालूम है, उसका क्या नफा नुकसान होगा इस पर भी बात करेंगे। तो बात इस विषय पर भी होगी कि किस तरीके से तेजस्वी जो जो बातें कह रहे हैं उन बातों को कैसे कोई ना कोई व्यक्ति हाईजेक कर रहा है। सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष, उनके साथी से लेकर के खिलाफ वाले, सब कुछ किस तरीके से कर रहे हैं इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। चुनाव की घोषणा होने में अगर सब कुछ वक्त पर होता है तो अक्टूबर का पहला हफ्ता है जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। यानी कि गिन के देखें तो करीब करीब 12-13 दिन के आसपास का वक्त है। इसमें जितनी चीजें होनी है वो इन्हीं 12-13 दिनों में होनी है। उसके बाद तो फिर आप चुनाव के मोड में होते हैं, मैनिफेस्टो लेकर के, और जनता वोट डालती है। दिवांशु हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बताएंगे कि आखिर तेजस्वी यादव की बेबसी क्या है, कैसे वो जाल में फंस गए हैं, चारों तरफ से कैसे घेरा गया है तेजस्वी यादव को। देवांशु, क्योंकि कई तरह के सवाल हैं जैसे जो मैंने अपने इंट्रो में कहा भी, लेकिन ये क्यों लगने लगा है कि अब तेजस्वी यादव के लिए निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनको अपनों ने भी और परायों ने भी उनको कि घेर लिया, कि घेरेबंदी कर दी है, और उससे निकलना फिलहाल उनके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए, मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखिए निकल पाएंगे या हमें लगता है कि निकल चुके हैं, ये अंदर क्या हो रहा है ये बात की बात है। लेकिन 2020 और 2025 में जो है वो चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले जो इस वक्त जो चल रहा है पॉलिटिकल तौर पर, कहीं ना कहीं चीजें आसमान और जमीन का अंतर है। पिछली दफा जो है रोहित, आप भी देख रहे थे कि एकदम एक ही बात जो है वो लोगों के जुबान पर चढ़ गया था, तेजस्वी आएंगे तो 10 लाख नौकरी जो है वो देंगे। घिरे कहां से थे पिछली बार? घिरे थे कांग्रेस की तरफ से, बहुत जबरदस्त रूप से घिरे थे। एक तरह से कह सकते हैं कि आप, कांग्रेस ने जबरदस्ती जो है वो 70 सीटें जो है वो महागठबंधन में साल 2020 में जो है ले लिया। ठीक है। और 2025 में तो कांग्रेस जो है वो इस तरीके से, राहुल गांधी का जो है वो यात्रा होता है, उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो है वो मीटिंग होती है, प्रियंका गांधी का भी जो है वो बिहार आना, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब जो है वो चलने की दिशा में आगे जो है वो बढ़ती हुई जो है वो दिख रही है। हम आज जो है वो महिला संवाद कार्यक्रम जो है वो पटना में तेजस्वी यादव ने किया, और भाषण जो है उन्होंने जो दिया उसके अगर मुख्य तौर पर अगर देखें तो क्या रहा, उन्होंने कहा कि हमने जो है वो बिहार के हर जिले में महिला संवाद कार्यक्रम रखा, जहां पर महिलाओं जो है उनको बताते थे कि देखिए ना भैया, 400 रुपये मिलता है, माँ को पेंशन थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो उसके बाद उन्हीं फीडबैक के आधार पर तेजस्वी यादव जो है वो कर देते हैं, हम आएंगे तो 1500 करेंगे। हाँ, तो ये सब कुछ जो है वो कॉपी हुआ। तो ओवरऑल जो देखा जा रहा है पिछली बार और इस बार में अंतर जो है वो काफी है। पिछली बार एक चीज था, 10 लाख नौकरी, तेजस्वी यादव घिरे थे तो कांग्रेस से, लेकिन इस बार चौतरफा कहने का मतलब एक तरफ महागठबंधन के अंदर ही तेजस्वी यादव घिर गए हैं। विस्तार से हम थोड़ा 2-3 मिनट बताएंगे। सीएम तेजस्वी यादव अब तो बनेंगे, अगर
बहुमत आता तो वही बनेंगे, लेकिन ऐलान नहीं होगा, ऐलान चाहकर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कंफ्यूजन रखा गया। कंफ्यूजन रखा गया है, और इससे क्या मतदाता तक कंफ्यूजन पहुंचता है ना, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये मैसेज सही नहीं है। और कांग्रेस इसमें अपना फायदा क्या देख रही है? अब ये तो अब क्योंकि अभी सीट शेयरिंग हुआ नहीं है, अब मुझे लगता है कि क्या कांग्रेस को सीट 70 से ज्यादा चाहिए, क्या चल रहा है अंदर। देखिए जो जानकारी हमारे पास है, हमने इस पे हमने दोनों ने मिलकर रोहित हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने कहा था कि 54-55 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिल गई है। हाँ। लेकिन कांग्रेस की जो यहाँ पर जिद है, देखिए अच्छी वाली जो है ना वो हम लेंगे, खराब वाली सब तुम ले लेना। अब ऐसे कैसे होगा? सब मिल बांट के, अगर कोई सीटें जो है वो सी ग्रेड की हैं तो वो बटेंगी तो बराबर हिस्से में बटेंगी। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कुम्हरार, कुम्हरार जो है वो आरजेडी लड़ती है, वो भी एक सी ग्रेड की सीट है जहां से आरजेडी का निकल पाना, विधायक बनना, जीतना मुश्किल सा है। लेकिन इसी तरीके से बिहार में ऐसी कई सीटें हैं जो कि महागठबंधन के लिए वो सीटें कब्र की तरह है, लेकिन चुनाव तो लड़ना होता है। ऐसा थोड़ी ना कि हम चुनाव ही नहीं, कैंडिडेट ही नहीं देते हैं यहाँ, तो ऐसे भी एनडीए वाले जीतेंगे। उन सीटों पर जो है वो कांग्रेस चाहती है कि ऐसी सीटें कांग्रेस के हिस्से में एकदम ना आए। ऐसा कैसे होगा? अब सुपौल को देख लीजिए, विजेंद्र यादव लड़ते हैं, विजेंद्र यादव के खिलाफ कौन लड़ता है? तो कांग्रेस लड़ती है उस सीट पे, और तो हर बार हारती है। हर बार हारती है। तो कांग्रेस कहेगी नहीं नहीं ये सीट हम नहीं लेंगे, ये आरजेडी को दे देते हैं। तो अगर आपको देने का इतना ही शौक है तो आप अच्छी सीटें दीजिए ना, खराब सीटें कांग्रेस से क्यों आरजेडी वाले रखेंगे? तो ये सब जो है ना, इसका जो प्रेशर पॉलिटिक्स है ना, और ये प्रेशर पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि खत्म नहीं होने वाला है, ये अंत तक जो है वो रहेगा। इससे घिरे हुए हैं। पिछली दफा जो हिडन था, जो कि दिख नहीं रहा था, मिस्टर इंडिया टाइप का, इस बार जो दिख रहा है वो एक ये है कि पिछली बार भी AIMIM जो है वो 19 सीटों पर विधानसभा का चुनाव, बिहार विधानसभा 2020 उन्होंने लड़ा, 5 सीटें जीती। वो दिख नहीं रहा था, लग रहा था कि ठीक है बहुत सारी पार्टियां लड़ती हैं, लड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट आया तो दिखा कि 5 सीटें जीत गए। इस बार पूरी ताकत के साथ AIMIM जो है वो चुनाव लड़ रही है। अख्तरुल इमाम ने बड़ी रणनीति जो है वो तैयार की है। देखिए उनके पार्टी के सर्वे सर्वा जो है असुद्दीन ओवैसी सीमांचल पहुंच चुके हैं, और सीमांचल ऐसा नहीं कि आज आए शाम को चले गए, आज आए या फिर एक दिन का दौरा रहा, नाइट स्टे कल चले गए, नहीं, वो जमे हुए हैं, उनका दौरा लगातार लगा हुआ है, वो यात्रा पर है असुद्दीन ओवैसी, और जहां जहां यात्रा कर रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में यात्रा करें। पिछली बार असुद्दीन ओवैसी चुनावी प्रचार में आए थे, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना होटल मौर्या में एक हुआ था, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है कि अनीसाबाद में एक होटल में हुआ था। उसके बाद वो किशनगंज इतना ध्यान नहीं दे रहे थे इस वक्त, लेकिन इस बार वो जम गए हैं किशनगंज में, मोर्चा संभाल रखा है। सीमांचल में। और बोल क्या रहे हैं? बोल ये रहे हैं कि हमने तो 6 सीटें मांगी थी, लेकिन वो 6 सीटें देने को तैयार नहीं है। मैं अगर वो कहते हैं कि मैं बाहरी हूं, तो संजय यादव क्या वो घर के ही हैं? वो भी तो हरियाणा से आए हैं। तो मतलब कि इस बार AIM जो है वो फ्रंट फुट पे और अटैकिंग मोड में जो है वो नजर आ रही है। एक इल्जाम AIMIM पर लगता ही लगता है और सब जगह लगता है कि बीजेपी की बी पार्टी है। असुद्दीन ओवैसी सीमांचल जाकर यही तो कह रहे हैं, कैसे भैया हम बीजेपी की बी पार्टी हैं? तेजस्वी यादव ने को तो हमने कहा, उनके पिता लालू यादव को 2 बार लेटर लिखा, दरवाजे तक गए कि हमें रख लीजिए, 5 सीट जीत के आए थे, एक और बढ़ा दीजिए, 6 सीट रख लीजिए, ताकि हमारे अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा ना हो। यही सब जो रिपीटेड जो है ना, वही सब बोल रहे हैं। अब क्या होगा? यानी कि सीमांचल जो पूरा इलाका जो है, सीमांचल जहां मुस्लिम बहुल इलाका, कांग्रेस महागठबंधन का वोट बैंक वहां, और 2020 के मुकाबले 2025 में AIMIM जो है और दमदार स्थिति से लड़ रही है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं है एक तरफ से, और मतलब कि बड़ा मतलब घिरे हुए हैं तेजस्वी यादव। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेस्ट से जो तेजस्वी यादव की इतनी परेशानी हो रही है ना, कि आप सवाल कुछ भी पूछ लीजिए, बोलते बोलते वो नकलची सरकार, कॉपी करने वाली सरकार तक पहुंच जाती है। और अब तो उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि अब वो क्या करेंगे, जो उनकी सरकार बनेगी तो पूरा नहीं बताएंगे, पौना और आधा बता रहे हैं, डर गए कि कि उस पर भी घोषणा हो जाए। हाँ, जैसे जितनी योजना है, माई बहन योजना कांग्रेस ने लपकली, सम्मान देने की बात तेजस्वी यादव ने शुरू की, प्रशांत किशोर ने शुरू की, लपक नीतीश कुमार ने
के लिए आप पैसे बढ़ा दिए, मजदूरों की, महिलाओं की रोजगार के नाम पर, वृद्धा पेंशन के नाम पर जो है बिहार की विधवा महिलाओं को, तमाम लोगों को उन्होंने फायदे हाँ दिए। और मतलब तेजस्वी यादव के पास ऐसा लग रहा है कि उनको मुद्दा विहीन करने की ठान ली है, मतलब पूरे के पूरे एनडीए ने और कांग्रेस ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यात्रा में जब थे, जैसे कि राहुल गांधी के साथ वो कंबाइंड यात्रा, फिर उसके बाद इंडिविजुअल यात्रा या आरजेडी की, उसमें क्या कह रहे हैं, जिनके पास भी डिग्री होगी तो नौकरी दे देंगे, बस इतना ही बोल रहे हैं। इसके आगे सवाल जब पूछा जा रहा है कुछ नहीं बोल रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि अगर विस्तार से कुछ बता दिया तो अगले ऐसा ना हो दिन कि पहले घोषणा एनडीए वाले घोषणा ही न कर दे। तो इस हद तक आज जो है कार्यक्रम था महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम पटना में, वहां पर भी नई योजना का जिक्र किया उन्होंने, लेकिन विस्तार से नहीं बताया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी कॉपी कॉपी क्या क्या हुआ है। तो जल्दी जल्दी में नीतीश कुमार ने जो योजनाएं लाई हैं, आप मुझे लगता है कि क्या साबित होगा, कितना असर करेगा नहीं करेगा, ये तो जनता जनार्दन जब वोट देगी उसके बाद नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो योजनाएं रही रोहित, ये आप देखिए ना, आप ही बताइए तो अब देखिए, बेहतर रहेगा। सबसे हाँ पहले सबसे बड़ी योजना तो हुई बिहार में भाई कि लगभग 90% लोगों की बिजली फ्री हो गई। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। तेजस्वी ने 150 यूनिट की बात की थी, नीतीश कुमार ने 125 यूनिट फ्री करके दिखा दिया। और ये दूसरा महीना चल रहा है जब लोगों का बिजली बिल जीरो आएगा बिहार के अंदर। हाँ, इससे कितने लोगों का फायदा हाँ, हुआ 1,09,94,255 लोगों को सीधा फायदा है। मतलब कि आप समझिए कि बिहार में लगभग 90% जो कनेक्शन हैं उनको फायदा हुआ। शहरी इलाकों को छोड़ दें अगर, तो लगभग जो ग्रामीण इलाके हैं बिहार के, सुदूर के इलाके हैं, जिनका बिजली बिल 500-1000 रुपए के आसपास आ रहा था, उन सभी लोगों को 125 यूनिट फ्री होने के बाद से या तो फ्री हो चुका है या 50-100 रुपए उनको महज देने पड़ रहे हैं सुदूर गांव में। और ये जो रियल वोटर है, जो निकलता है घरों के बाहर लाइनों में लगता है, उसको फायदा हुआ। तो तेजस्वी यादव की योजना थी 150 की जगह 125 यूनिट नीतीश कुमार ने फ्री कर दी। उसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 से बढ़ाकर के 1100 किया। तेजस्वी यादव इसको 1500 करने की बात कर रहे थे, तो लेकिन देखिए कर रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया। यानी कि तेजस्वी यही आरोप लगा रहे हैं कि वो जो कहते रहे उसको वो नीतीश कुमार ने कॉपी पेस्ट किया। लेकिन देखिए, जो सत्ता में होता है वो चुनाव के वक्त में इस तरह की बेनिफिशियरी स्कीम्स लेकर के आता है, फायदा होता है। झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमाम राज्य इसकी एग्जाम्पल्स हैं जहां पर चुनाव हुए और इसमें फायदा भी हुआ। हाँ। इसके साथ साथ 2025-30 तक जो है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के बाद जो तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि भाई हर डिग्रीधारी को नौकरी देंगे, तो आप कल्पना करिए कि अगर बिहार में 25 से 30 जो नीतीश कुमार के लिए तय कर रही है एनडीए, इन 5 सालों में अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिलती है, तो औसत इसका ये निकलता है कि लगभग बिहार के 90% घरों में हर एक व्यक्ति में परिवार में किसी एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी होगी जिसके पास डिग्री होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिसे किस्त कल आनी है, 10-10 हजार रुपए देने जा रहे हैं। उसके बाद 2 लाख रुपए देंगे अगर आपका प्रपोजल काम सही नजर आता है उसके हिसाब से रोजगार करने के लिए। और देखिए, नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, तेजस्वी यादव ने आज जो महिला संवाद किया है उसके पीछे का मोटो भी यही है कि उस वोट बैंक में सेंधमारी हो पाए जो नीतीश कुमार के साथ साल 2005 के बाद से बिल्कुल इंटैक्ट है। नीतीश कुमार जिस जाति विशेष से आते हैं उसकी आबादी 4% के आसपास है, लेकिन उनको जो वोट मिलता है और जिस तरीके से भर भर के मिलता है और जिस तरीके के फिगर्स आते हैं रिजल्ट में, तो उसके पीछे बिहार की आधी आबादी है, चाहे वो पंचायतों में, पुलिस में, तमाम महकमों में जो उन्होंने आज आरक्षण लागू किया, इसका फायदा हो रहा है। लिहाजा नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपये हर महिला को, और बाद में यानी कि सरकार चुनाव संपन्न होने के बाद उसका असेसमेंट होगा और उसमें से हर महिला जो लगेगा कि सक्षम है, 2 लाख रुपए उनको रोजगार के लिए मिलेंगे। हाँ, और बेतिया में नीतीश कुमार ने कहा कि 94 लाख जो गरीब परिवार जो हैं जातिगत जनगणना में जो आए हैं उनके आंकड़े, उनको जो है वो 2-2 लाख रुपए देंगे। ये मुख्य तौर पर जो है बड़ी बता रहे हैं, और इसके अलावा भी कई मजदूरों के लिए चीजें बढ़ा देंगी। हम पत्रकारों के लिए, हम पत्रकारों के लिए देखिए तो उसका अभी जो पेंशन था उसकी राशि बढ़ा दी गई। हालांकि हम लोग उसके लिए एलिजिबल है फिलहाल नहीं है, 60 साल के बाद होंगे, लेकिन ये चीजें घोषित की गई हैं। कई योजनाएं हैं जिसका जो तेजस्वी यादव कह रहे थे और उस पर जो है अब नीतीश कुमार ने काम कर लिया, और इसी को तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट होती, यानी कि तेजस्वी यादव को मैं जैसे समझ रहा हूँ देवांशु की यही कि एनडीए और एक हद तक कांग्रेस भी मुद्दा जो है विहीन करना चाहती है कि उनके पास कुछ बचे ही नहीं कहने के लिए। कहेंगे तो या करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि 20 में चला था कि पहली कलम से 10 लाख नौकरी, वो 25 में चल जाए ये जरूरी नहीं। और ये देखिए, ये दूसरी तरफ हो गया, और तीसरी तरफ से जो है वो बीजेपी जो है वो तेजस्वी यादव को इस तरीके से घेर रही है।
सांसदों को कह दिया गया है, एमएलसी को कह दिया गया, जिनमें कि प्रमुख नाम जो अगर हम गिनवाएं तो गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, राम कृपाल, अश्वनी चौबे, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, आप सब जो है, अभी की बात नहीं है, ये कुछ तैयार पहले, रहिए। हाँ आप सीटों का सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सी सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे, अभी से ही तैयारी कर दिया। इन लोगों को जो है वो लगभग लगभग तय है कि जो है जो नाम हमने लिए उनमें से ज्यादातर लोग जो है वो चुनाव लड़ेंगे। कहाँ चुनाव लड़ेंगे? ऐसी सीटों से तो लड़ेंगे नहीं जहां से बीजेपी या एनडीए का विधायक होगा, नहीं, ऐसी सीटों पर जो लड़ने हार्ड जा हो। रहे हैं जहां हारी हुई सीटें हो, हाँ। जहां से जीतना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर रख लें कि दानापुर विधानसभा सीट, जहां पर जो है वो हालांकि आरजेडी के मौजूदा विधायक जेल में है, वो बात दूसरी है, लेकिन वो आरजेडी के लिहाज से देखें तो स्ट्रॉन्ग जोन वाली सीट है। मतलब कि यहाँ से बीजेपी का कमल खिलना, ऐसा कर नहीं कर रहा कि मैं नामुमकिन है, थोड़ा एकदम मतलब फाइटा फाइटी वाली चीजें जो है सियासी रूप से इस विधानसभा सीटें में होती। तो बीजेपी क्या करने जा रही है कि अपने सबसे मजबूत खिलाड़ी राम कृपाल यादव, जो कि पूर्व सांसद हैं पूर्व मंत्री रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और पॉपुलैरिटी उनकी रही, ठीक है चुनाव 2024 में हार गए वो अलग बात है, लेकिन पूरा इलाका उनको जानता है। आप फोन कीजिए, उनकी मदद जो कर सकते हैं अभी भी करते हैं, तब भी करते थे, है उनको लड़ाया जाएगा। यानी कि बीजेपी जो है अपना बेस्ट उम्मीदवार जो है देने जा आरजेडी के रही है। खिलाफ दानापुर में देने जा रही है। अगर खेल हो गया तो कौन हारेगा और देश में? देवांशु, ये प्रयोग बीजेपी के लिए सफल भी रहा है। थोड़ा सा इसको अगर इन शॉर्ट बताएं तो हाँ। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, ये वो राज्य हैं जहाँ पे अभी हाल के सालों में चुनाव हुए हैं, और इन सभी जगहों पर बड़े चेहरे जो हाँ। केंद्र के थे उनको राज्यों की विधानसभाओं में भेजा गया, चुनाव लड़वाया गया इस्तीफा दिला करके, और वो विधायक बने, मतलब ये हुआ। तो लेकिन क्योंकि एक सवाल फिर ऐसे इसमें ये निकलता है कि क्या बीजेपी इस स्थिति में फिलहाल है कि अपने सांसदों का इस्तीफा लेकर के वो उनको चुनाव के लिए या चुनाव के लिए उनको मैदान में उतार बिल्कुल दें? बिल्कुल सही सवाल। जैसे कि मैंने लिया गिरिराज सिंह को, जब ये कहा गया, गिरिराज सिंह ने कहा नहीं, नो, हमसे नहीं। मतलब कि गिरिराज सिंह ने अपने स्तर पर जो है वो मना कर दिया है। लेकिन जो बिहार में एमएलसी मंगल पांडे, सीवान जिले से ताल्लुक रखते हैं, एकदम उनको लड़ना होगा। ऑप्शन भी पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि अब बिहार में एक ऐसी सीट जो बीजेपी के लिए सबसे आसान है जहां से जीत जाए, वह कुमरार। तो मंगल पांडे ने कहा भी था, जो हमारे पास जानकारी है, कि हाँ हम कुमरार विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन नहीं, मुझे जो जानकारी है कि वो सिवान से किसी सीट से जो है मतलब वो सीटें जो टफ है एनडीए हाँ, के लिए जीतना, वहां पे ही लड़ना हाँ, होगा। कहने का वही तात्पर्य है कि जहां से एनडीए के लिए वहां जीतना टफ है, वहां पर जो है वो बीजेपी अपने मजबूत कैंडिडेट को जो है वो उतारने जा रही है। ऐसे कैंडिडेट जो कि एमएलसी हैं, सांसद हैं उनको, किस लिए? इसलिए कि वो जीत सके। किसके लिए मुश्किल है? यानी कि महागठबंधन के लिए। अब चौथे आते हैं कि पिछली बार मतलब कि लालू फैमिली में उस तरीके का कुछ भी नहीं था, हल्का फुल्का था, वो ना के बराबर आप कह सकते। इस बार रोहिणी प्रकरण को देख लीजिए, रोहित इस बार तेज प्रताप यादव के पूरे प्रकरण को देखिए। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बना ली है, और कई जगहों पर उम्मीदवार उनके अब तो उनकी पार्टी बन गई है, सिंबल भी है, ये ब्लैक बोर्ड जो होता है वो उनकी पार्टी का सिंबल भी है। तो तेज प्रताप यादव जो है वो मुश्किल जो है वो अपने भाई की खड़े करेंगे। चौतरफा घिर गए हैं। एक तरफ महागठबंधन के अंदर कांग्रेस वाले जो हैं वो तेजस्वी यादव को एकदम मतलब कहते हैं ना कि एकदम उनकी लिए रोड़ा अटका रहे हैं, सीएम फेस बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ, कल बैठक में क्या हुआ, जो जानकारी हमारे पास आई रोहित, कि पूरा बैठक हुआ, नेशनल इशू पे जो भी था, उनके मुद्दे थे, उन पर बात की। बिहार के इशू पे क्या बात हुआ, तो दो लोग ही महागठबंधन में कांग्रेस की तरफ से अब बात करेंगे। कौन? एक शकील अहमद बात करेंगे और दूसरा राजेश राम। तीसरा अगर कोई कुछ बोलता है तो उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। ऑफिशियल तौर पर दो ही लोग महागठबंधन को लेकर जो है इनको मतलब ऑथराइज किया गया, ऑथराइज, यही बोले। हाँ, यही बोलेंगे। और हाँ, और तीसरा अगर कोई बोलेगा तो बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लाह बरू करेंगे। और बैठक के अंदर यह हुआ है कि कांग्रेस अपना एजेंडा तैयार करेगी। यार कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग थी, अच्छी बात है, पटना में थी, और भी अच्छी बात है। आजादी बाद पहली बार थी, ये उससे भी अच्छी बात है। नहीं, उससे अच्छी बात नहीं, इसलिए अच्छी बात नहीं है। बिहार ने, क्योंकि बिहार ने आजादी के बाद से कितने कांग्रेसियों को मुख्यमंत्री यहाँ से बनाया, ज्यादातर 90 से पहले। तो वो और भी अच्छी ये बिहार कांग्रेस के लिए मेरा पॉइंट ये था कहने का, 90 से पहले कितने कांग्रेसी जो है यहाँ मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक भी बार जो है वो यहाँ पर मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं करा। ये कह रहा था, खैर वो हमारा विषय नहीं है। ये है कि अपना एजेंडा तैयार करेंगे। भैया अगले कदम पे चुनाव है, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो कि अपना अलग एजेंडा तैयार करेगी कांग्रेस? नहीं कह रहे, अभी तो सब कुछ होनी चाहिए।
कार्यकर्ताओं को तरजीह जो है वो मिलनी चाहिए, ये सब बातें। प्रत्याशियों का शॉर्ट लिस्ट जो होगा उसमें सहयोगी पार्टी का दखल ना हो, इस तरह की बातें क्यों उठाई गई, कांग्रेस कैसे अकेले खड़ा हो बिहार में, इस पर पूरा विस्तार से जो है वो बात किया गया। अगले मुहाने पे चुनाव है, अगर चुनाव 2 साल बाद, डेढ़ साल बाद, 2.5 साल, 3 साल बाद होता तो ये बातें अच्छी लगती कि कैसे कांग्रेस अकेले खड़ा हो, इस पे विस्तार से बात होती। लेकिन अब अगले कदम पे चुनाव है और आप ये सब बातें जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर जो है ये सब हुई, तो मुझे लगता है कि ये भी जो इशारा कर रहा है ना, ये भी मतलब कि गुड साइन जो है वो तेजस्वी यादव के लिए जो है वो नहीं रहा। हाँ, अच्छी बातें अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस वालों ने कुछ किया, ईबीसी को लेकर जो कल कार्यक्रम था, 10 बड़े ऐलान थे। ईबीसी 36% जो है वो वोटर्स हैं, बड़ा ईबीसी वोटर माना जाता है कि नीतीश कुमार के जो है वो वोटर हैं और एनडीए के वोटर हैं, लेकिन उनको साधने के लिए बड़ी कोशिश जो तोड़ लेते हैं तो बड़ा फायदा हो हाँ, सकता है। वो कोशिश जो है वो राहुल गांधी या तेजस्वी यादव की तरफ से जो है वो किया गया। अब कंक्लूड कर देते हैं, देखिए 4 तरफ से घिरे हुए हैं इस बार 2025 में तेजस्वी। पहला, कांग्रेस मुसीबत खड़ी कर रही है, सीएम फेस का अनाउंस नहीं कर रही है, सीट शेयरिंग को लेकर भी अंदर जो है ना वो खूब कहते हैं ना कि क्या बोले, अगर मोटे तौर पर बोले रोहित आप ही कुछ विश्लेषण दीजिए कि जितनी है नहीं मतलब उससे ज्यादा मांग रहे हैं। खैर, और दूसरी तरफ से अगर देखें तो कॉपी पेस्ट से बड़े परेशान है, मतलब वो कुछ कह दे रहे हैं, नीतीश कुमार तुरंत सुबह भी फायर कर दे रहे हैं, मतलब कि कह दे रहे हैं और योजनाओं को लागू जो है नीतीश कुमार करवा दे रहे हैं और अब तो उनका बेनिफिशियरी लोग पहुंच भी रहा है, जैसे कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने लगी। तीसरी तरफ से बीजेपी जो है ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी की एनडीए की हारी हुई सीटें हैं, वहां पर जो इस बार कम से कम वो 10 विधानसभा सीटें हैं जहां पर तेजस्वी यादव या आप कह सकते हैं महागठबंधन मजबूत है, वहां पर बीजेपी का सबसे दमदार मजबूत चेहरा जो है उतरेगा। अगर मान लीजिए मंगल पांडे ही उतरते हैं तो एक परसेप्शन बिल्ड हो जाता है कि मंगल पांडे उतर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन हो जाता है। एक चौथा जो है वो घर की लड़ाई से भी घिरे हुए हैं, जो प्रकरण चल रहा है। आखिरी क्या तेजस्वी यादव ये जो चौतरफा घिरे हैं उससे घिर कर दब जाएंगे या आगे की राह ये सब चुनौतियों से जो है वो पार हो लेंगे? मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जो अगर वन लाइनर, अब मैं ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ फिर इसका जवाब जो मुझे लग रहा है वो दूंगा। आप क्या लगता है ये जो चौतरफा जो घिरे हैं तेजस्वी, इससे पार लेंगे या अब उनको इस तरह की राजनीति करनी है तो टेंशन तो लेना ही होगा, या ऐसे सिंपल चीज होती नहीं? इसमें की राजनीति में तमाम चीजें चलती रहती हैं। हाँ, तेजस्वी यादव को पता था कि 2024 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, कांग्रेस बहुत प्रेशर डाल रही थी कि भाई सीटों का बंटवारा हो। लालू यादव ने अपने घर पे ही सिंबल देना शुरू कर दिया और अंतिम तक कांग्रेस को दरवाजे पे लगा के ना करवाया। अब मैं थोड़ा शब्द भारी कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी ही स्थिति थी 24 के लोकसभा चुनाव में और वही हुआ जो तेजस्वी यादव चाहते थे। इस बार भी बहुत स्कोप कम से कम कांग्रेस वाले साइड पर नहीं है, या तो कांग्रेस को चुनाव अकेले लड़ना पड़ेगा, एक विकल्प उनके पास ये है जो कि उन्होंने 10 में करके देख लिया है और उसका खामियाजा क्या था वो कांग्रेस को पता है। तो कांग्रेस इस स्थिति में फिलहाल तो नहीं है, तेजस्वी यादव की चलेगी बोरोडेस, आप ये मान के चलिए। हाँ, कुछ चीजों पर देखिए झुकना पड़ता है, गठबंधन में तो समझौता थोड़ा बड़ा आगे पीछे होता है। पिछली बार मुकेश सहनी नहीं थी, इस बार मुकेश सहनी है, तो कुछ चीजें होंगी इस बार तो दिखेंगी आगे चल करके। नीतीश कुमार एक फ्रीबीज वाले से थोड़ा मुश्किल तेजस्वी यादव के लिए ये है कि अब उनको इससे कुछ बड़ी बातें कहनी होगी और ऐसी बात जो नहीं हो। बिजली 125 को आप 150 देंगे, बहुत नई बात नहीं है। 1100 पेंशन को 1500 कर देंगे, कोई नई बात नहीं होगी। नौकरी वाली बात भी कुछ नहीं चलने वाली है। मुझे लगता है कुछ बड़ा सोचना होगा, कुछ बड़ा कहना होगा जो कि बिहार ने ना सुना ना जिसके बारे में कभी सोचा हो, तब तेजस्वी निकल सकते हैं। जो तीसरी बात आप कह रही हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो स्ट्रांग कैंडिडेट्स उतरे हैं कुछ सीटों पे जहां पर महागठबंधन स्ट्रांग होल्ड में है, तो तेजस्वी यादव को ये बात उन तक पहुंच चुकी होगी, तो वो भी उस हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि कुछ सीटें ऐसी भी है जहां पे बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाती है, वहां पे तेजस्वी यादव भी अपने स्ट्रांग प्रत्याशी को उतार सकते हैं। तो मतलब काट है उनके पास इसका। और चौथा घर परिवार वाला, देखिए तो घर परिवार की तो लड़ाई भाई जो है वो हावी हो ही जाती है। बड़ी जो जानकारी है, तेजस्वी यादव यात्रा पे थे, अभी हालिया जो घर में जो कैला था या जो बंटर उठा उससे वो खुद एक दिन करीब करीब परेशान रहे। ये हर घर की बात है मोरलेस। तो ये मुझे लगता है तो इतना मुश्किल भी नहीं है तेजस्वी यादव के लिए पार पा पाना, लेकिन हाँ इतना आसान भी नहीं है मेरे हाँ, समझ से। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मेरा कंक्लूजन अगर देखें तो बिल्कुल चौतरफा भले ही घिर गए हों, राजनीति है आसान चीज होती नहीं है। भले ही घिरे हों लेकिन 2020 के मुकाबले तेजस्वी यादव जो है वो मुझे मजबूत दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। भले कहने वाले कहते हैं उस वक्त लहर थी इसलिए अच्छा परफॉर्म कर गए थे, 12,000 के अंतरों का ही तो मामला था, सरकार बन गई थी एनडीए। इस बार जो है
एनडीए की भी दूसरी ओर ये भी सच्चाई है कि एनडीए की भी जो है वो जोरदार तरीके से जो है एनडीए भी तैयारी कर रही है। तो तेजस्वी यादव भी अन्य चीजों को अगर गौर करें, तेजस्वी यादव भी मजबूत दिखे हैं। लड़ाई जो बिहार में होने वाली है एकदम कांटों वाली लड़ाई होने वाली है। भले ही चौतरफा गिरे हों, एनडीए वाले भी कम तरफ से नहीं गिरे हों, एनडीए वाले भी चौतरफा ही गिरे हैं। उस पर हम बाद में वीडियो बनाएंगे। बाद में क्या, ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद, मतलब 15 दिन बाद, जल्द ही वीडियो बनाएंगे और बताएंगे। अगर तेजस्वी यादव चौतरफा गिरे हैं तो एनडीए वाले चार से चौतरफा क्या, उससे भी ज्यादा तरीकों से जो है वो घिर चुके हैं। और इस बार लड़ाई जो है ना, एक एक सीट पर मतलब इस तरीके से होने वाली है ना कि याद रखा जाएगा बाद कई वक्त बाद तक भी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।